नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है मैं बेटी का कन्यादान वापस लेता हूं, मैंने बेटी ब्याही है, बेची नहीं। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आपसे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। ट्रेन तेज गति से अहमदाबाद की तरफ दौड़ रही थी। सामने की सीट पर व्योम गहरी नींद में सोया हुआ था। शीतल अपनी 4 वर्षीय बेटी धानी को सीने से लगाए पिछली यादों में खोई हुई थी। धानी भी सो रही थी, परंतु शीतल की आंखों में नींद नहीं थी। 2 दिन के लंबे सफर के बाद आज शीतल पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। उसके मन में अनेक आशंकाएं थी। क्या ससुराल में उसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं? व्योम के घरवाले क्या शीतल को स्वीकार करेंगे? उसके बारे में न जाने कितने सवाल पूछे जाएंगे। पहली जिंदगी का कड़वा सच उसका साथ छोड़ नहीं रहा था। वह गहरे दाग की तरह उसके दामन में साफ नजर आ रहा था। आखिर धानी उसके पहले पति की निशानी जो ठहरी। 7 साल पहले शीतल की शादी मोहन से हुई थी। शीतल ग्रेजुएट थी। पिता ने यथासंभव दान दहेज भी दिया था, लेकिन मोहन के घरवाले दहेज के भूखे लालची भेड़िए थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही शीतल को और अधिक दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। शुरू शुरू में शीतल ने अपने मायके में बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की, लेकिन घरवालों से मांगते मांगते वह भी थक चुकी थी। हद तो तब हो गई जब मोहन ने उससे अपना नया क्लिनिक खोलने के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड की। शीतल ने पैसे लाने से मना कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिताजी की छोटी सी नौकरी, छोटी बहन की शादी भी बाकी और फिर भाई का भविष्य भी तो है। वह अकेली तो नहीं जो पिताजी उसकी हर मांग पूरी करते रहे। शीतल ने मोहन की 20 लाख रुपए की डिमांड के बारे में अपने मायके में कुछ नहीं बताया और वह ससुराल वालों की प्रताड़ना चुपचाप सहती रही। मोहन शीतल को लोहे की रोड से मारता था। आंतरिक और बाहरी जैसे उससे हो सकता वह उसे प्रताड़ित करता। एक दिन अचानक से शीतल के पिताजी अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सास बरामदे में सोफे पर बैठी और शीतल के कमरे से जोर जोर से चीखने और रोने की आवाजें आ रही। मेन गेट खुला था। सास ने शीतल के पिताजी को देखा तो वह चौंक गई। शीतल के पिताजी तुरंत ही बेटी के कमरे की तरफ दौड़े। सास ने रोकने की कोशिश की, परंतु वह उन्हें जोरदार धक्का देते हुए उस तरफ दौड़ पड़े जहां से बेटी की रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मोहन चमड़े की बेल्ट से शीतल को मार रहा था। शीतल की आंखें बंद हो गई। शायद वह मार खाकर अचेत हो चुकी थी। बेटी की ऐसी हालत देखकर पिता ने न जाने कितने थप्पड़ मोहन पर बरसा दी। वह पीछे हट गया और वहां से भाग गया। शीतल के पिताजी ने एम्बुलेंस बुलाई और कुछ ही देर में बेटी को अस्पताल लेकर बेड पर पहुंचा। टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने बताया कि शीतल 3 महीने की गर्भवती। पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसी हालत में बेटी की इतने बुरे तरीके से जानवरों की तरह पिटाई, उनकी आंखें भर आई। शीतल को होश आया तब तक परिवार के अन्य सदस्य भी हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। मां ने इसे सीने से लगाकर बेटी के मन की व्यथा पूछी तो शीतल ने रोते हुए बताया कि उसके गर्भ में बेटी है। ससुराल वाले पहले ही उससे 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों से मांग मांग कर थक चुकी हूं। इसीलिए मैंने चुपचाप प्रताड़ना सहना ही अपना भाग्य मान लिया था। लेकिन जब से इन लोगों को पता चला कि मेरे गर्भ में बेटी है तो इनकी प्रताड़ना और भी बढ़ गई। शीतल के पिताजी ने कहा, बस बहुत हुआ, मैं अपनी बेटी का कन्यादान वापस लेता हूं। आज के बाद मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। उन्होंने पुलिस बुलाकर ससुराल में सास और पति के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। बेटी को तलाक दिलवाया और उसे हमेशा के लिए अपने घर ले आए। 6 महीने बाद शीतल ने धानी को जन्म दिया। तब से शीतल अपने पिता के घर रह रही थी। शीतल ने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके।
कुछ दिनों पहले व्योम शीतल के पड़ोस में एक पेइंग गेस्ट रहने आया। वह कॉलेज में प्रोफेसर था। शीतल के पिताजी के पास व्योम का उठना बैठना हो गया। आपसी बातचीत के दौरान व्योम शीतल के बारे में सारी जानकारी ले चुका था। व्योम को धानी से भी विशेष लगाव होने लगा था। उसने शीतल से विवाह की इच्छा जाहिर की, जिसे लेकर शीतल के घर वालों में असमंजस था, क्योंकि वह एक बार धोखा खा चुके थे। शीतल के घर वालों ने व्योम के घर वालों से फोन पर बातचीत की। उन्हें सब कुछ ठीक लगा। आपसी सहमति से शीतल और व्योम की आर्य समाज मंदिर में शादी करा दी गई। अब शीतल शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। ससुराल में उसे किसी ने भी अभी तक देखा नहीं है। यही सोच सोचकर असमंजस में है कि ससुराल वालों की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। व्योम की आंखें खुली तो उसने शीतल को विचारों के गहरे समुद्र में पाया। शीतल के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ सही होगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। नजरों से सब कुछ सही होने का आश्वासन दिया। शीतल का डर उचित था। गाड़ी अहमदाबाद स्टेशन पर दोपहर 12 बजे पहुंची। स्टेशन पर पहले से व्योम का छोटा भाई उन्हें रिसीव करने के लिए आया हुआ था। धीरज ने नमस्ते भाभी जी कहते हुए शीतल के पैर छू लिए और उसके हाथों से सामान ले लिया। धीरज ने व्योम के पैर छुए और पूछा, कैसे हो भैया? आपका ट्रेन का सफ़र कैसा रहा? फिर धीरज की नज़र धानी पर पड़ी। उसने प्यार से धानी को गोद में उठा लिया। जेब से निकालकर चॉकलेट और चिप्स के पैकेट धानी को थमा दिए। वह बहुत खुश हुई। गाड़ी में धानी को बिठाकर धीरज बाकी का सामान भी गाड़ी में रखने लगा। शीतल चुपचाप सहमी हुई सी गाड़ी में जाकर बैठ गई। घर पहुंचे तो गेट पर व्योम का बड़ा भाई नीरज और विवाहित बहन कल्पना उनके स्वागत में खड़े थे। शीतल ने गाड़ी से उतरकर सिर पर पल्लू रखकर जेठ जी के पैर छू लिए। जेठ जी ने भी आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, हमेशा खुश रहो। नंद कल्पना के पैर छूने लगी तो उसने शीतल को गले से लगा लिया और हंसते हुए बोली, भाभी जी, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूं कि आप मेरे पैर छुएं। हम दोनों लगभग हम उम्र हैं, इसीलिए आज से हम सहेली। देवर और व्योम टैक्सी से सामान उतारने लगे। व्योम ने भी अपने बड़े भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दरवाजे पर सासू मां आरती का थाल थामे चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लिए शीतल का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। लाल रंग की बनारसी साड़ी, बालों में सुगंधित गजरा, माथे पर छोटी सी बिंदिया, आंखों में काजल, गले में सोने का हल्का सा सेट पहने सासू मां साक्षात देवी का रूप नजर आ रही थी। उन्होंने शीतल और व्योम की आरती उतारी। तिलक लगाकर बहू को बाएं पैर से चावल से भरा कलश गिराते हुए घर में प्रवेश करने को कहा। शीतल के लिए यह पहली बार नहीं था। इससे 7 वर्ष पहले उसने इसी तरह कलश गिराकर मोहन के घर में प्रवेश किया था, परंतु आज शीतल के साथ उसकी 4 वर्षीय बेटी धानी इस गृह प्रवेश की रस्म में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। व्योम के घर वालों का व्यवहार देखने से लग रहा था कि वह बहुत ही सुलझे हुए और खुली विचारधारा के इंसान हैं। लेकिन शीतल इतनी जल्दी किसी निर्णय पर पहुंचना नहीं चाहती थी। एक बार जिंदगी से धोखा खा चुकी थी। अब किसी पर भरोसा करना इतना आसान नहीं था। व्योम का बहुत बड़ा कोठीनुमा घर है जिसमें सभी मिलकर रहते हैं। अपने 4 भाई बहनों में व्योम तीसरे नंबर पर है। व्योम के सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी है। व्योम के छोटे भाई का एक बेटा और बड़े भाई के 2 बच्चे। बहन कल्पना भी शादीशुदा है, जिसकी 2 बेटियां हैं। धानी बच्चों के साथ खेलने लगी। सभी बच्चे धानी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे थे। वह गिफ्ट खोलने में बिजी हो गई। व्योम और शीतल ने ससुर जी का आशीर्वाद लिया। वह बैठक में बिजनेस के जरूरी कागजात देख रहे थे। घर का माहौल बहुत ही शांत और सुलझा हुआ लग रहा था। व्योम अपने भाइयों के साथ बिजी हो गया। ननंद बच्चों को संभालने लगी। धानी बच्चों के साथ खेलकर बहुत खुश थी। वह तो यहां आकर शीतल को भी भूल गई। मुंबई में तो वह शीतल से चिपकी रहती है, परंतु यहां देखो, बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे यहां की रहने वाली हो। सासू मां ने शीतल को मेन हॉल में ले आई।
जहाँ पर सर्दियों की हल्की हल्की धूप आ रही थी और अपने पास बिठा लिया। सासू माँ बोली, शीतल बेटी, मैं समझ सकती हूँ कि किसी भी स्त्री के लिए ऐसा निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता, खासकर उस स्त्री के लिए जिसने पहले अपने जीवन में चोट खाई हो। मैं स्त्री होने के नाते तुम्हारी मनोदशा और दिल का दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम्हारे लिए हम लोगों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा भरोसा कभी ना टूटे। तभी शीतल की जेठानी और देवरानी नाश्ता बनाकर ले आई। तीनों में औपचारिक बातचीत हुई, हंसी मजाक हुआ और सब ने मिलकर नाश्ता किया। शीतल को एक पल के लिए भी यह नहीं लगा कि वह इस घर में पहली बार आई है। उसने सोचा, सभी लोग कितने मिलनसार हैं। शीतल का मन बार बार यही कह रहा था कि क्या कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। नाश्ता करने के बाद सासू माँ ने शीतल का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो बेटा, तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देती हूँ। शीतल के तन बदन में झंझनाहट सी दौड़ गई। मेरा घर? आज तक तो किसी ने भी कभी कहा ही नहीं कि बेटी यह तुम्हारा घर है। मायके में तो बेटी को पराए घर जाना होता है और ससुराल में हमेशा यही सुनने को मिलता है कि तुम पराए घर से आई हो। सासू माँ के यह शब्द शीतल को अंदर तक झकझोर गए। शीतल की आंखें भर आई और वह चुपचाप सासू माँ के पीछे पीछे चल पड़ी। व्योम की माँ ने शीतल को पूरा घर दिखाया। इसके बाद सीढ़ियाँ चढ़कर वह उसे व्योम के कमरे में ले गई और बोली, बेटी, यह तुम्हारा और व्योम का कमरा है। वैसे तो व्योम साल में दो साल में आता है, लेकिन यह कमरा उसका ही। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा बेटा और बहू आ रहे हैं, मैंने इस कमरे को यथासंभव साफ सफाई करवाकर व्योम और तुम्हारी पसंद की चीज़ों से सजाया है। शीतल के मन में फिर से सवाल उठा, मेरी पसंद? सासू माँ को कैसे पता? वह आश्चर्यचकित नज़रों से सासू माँ की तरफ देखने लगी तो वह समझ गई और बोली, मैंने व्योम से तुम्हारी पसंद के बारे में पूछ लिया था, इसीलिए कमरे की दीवारों को तुम्हारे पसंद के रंग से पेंट करवाया और सभी डेकोरेटिव चीज़ें भी तुम्हारी पसंद के अकॉर्डिंग ही सजाने की कोशिश की। उम्मीद है मेरी यह छोटी सी कोशिश तुम्हें जरूर पसंद आई होगी। व्योम की माँ ने शीतल को बेड पर बिठाया और स्वयं भी उसके पास बैठ गई। तभी शीतल की जेठानी ने लाल रंग का बॉक्स लाकर सासू माँ को थमा दिया और वह वापस किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने चली गई। व्योम की माँ ने शीतल को कुंदनहार देते हुए कहा, बेटी, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। तुम सोच रही होगी कि हम तुम्हें इस घर में स्वीकार करेंगे या नहीं। शीतल बेटी, मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व है। व्योम के बड़े भाई और बहन की शादी के बाद हमने व्योम पर शादी का दबाव डाला तो उसने हमेशा ही एक ही जवाब दिया कि माँ, जल्दी क्या है, जब मेरी इच्छा होगी मैं शादी कर लूँगा। और वह मुंबई चला गया। जब भी हमने उससे शादी की बात कही तो उसने यही कहा, जब मुझे मेरी मनपसंद मुताबिक लड़की मिलेगी तब मैं शादी कर लूँगा। आप मेरी फिक्र ना करें और मेरे छोटे भाई की शादी कर दें। अब अगर मेरे व्योम ने तुम्हें पसंद किया है तो तुम में कुछ ना कुछ खास तो जरूर होगा। मैं तुमसे यह बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि तुम्हारी पहली शादी टूटने का क्या कारण था, तुम्हारी पहली शादी क्यों नहीं निम पाई। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें और अपनी पोती धानी को इस घर परिवार में दिल से स्वीकार करती हूँ। सासू माँ ने शीतल के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेटी, हमें तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं। तुम मेरे व्योम की पत्नी हो और हमारे घर की बहू। मैं तुमसे यह कतई नहीं कहूँगी कि तुम हम पर आंख बंद करके भरोसा करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हम पर भरोसा करने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा, परंतु मैं और मेरा परिवार तुम्हारे हर पिछले घाव को भरने की पूरी कोशिश करेंगे। शीतल ने सासू माँ के पैर छू लिए और उन्होंने शीतल को सीने से लगा लिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और तुम फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करो। यह कहकर सासू माँ कमरे से बाहर चली गई। शीतल के मन का डर निकल चुका था। व्योम ने कमरे में प्रवेश किया और शीतल से पूछा, कहो,
कैसा लगा मेरा घर और परिवार? शीतल नम आंखों से व्योम के सीने से लग गई और बोली, आज तक तो मैं खुद को बदनसीब ही मानती थी। मुझे नहीं पता था कि जीवन के इतने खुशनुमा पल दोबारा से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किस किरदार की भूमिका अच्छी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हमारी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।